Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 27th of March 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 मार्च 2021 और है सैटरडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोग को ये चैनल मिल जाएगा, सिंपल है बिल्कुल, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोग को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वो इसी चैनल का लिंक है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिलता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिलता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिलते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले लेकिन जो मैंने कल एक क्वेश्चन पूछा था स्पेन के बारे में कि आपको मैप में देखना है स्पेन को, तो काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी था और नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप भी किया था। नाउ पहले हम इसको रिवाइज करेंगे, कहाँ पर है स्पेन अच्छे से मैप में देखेंगे, फिर उसके बाद आज का नया क्वेश्चन लेंगे। तो चलते हैं मैप के ऊपर। तो आप लोग भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस ऐप का नाम है गूगल अर्थ, ठीक है। इसको आप ईजिली जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर पाओगे। यहाँ पर लोकेशन वगैरह आप ईजिली जो है फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ। सर्च बॉक्स में हमें टाइप करना है स्पेन को, तो यहाँ पर हमने स्पेन को सर्च किया और जाकर ये अपने आप ही जाकर लोकेशन पर रुक जाएगा। तो आपको करना क्या है, अच्छे से पहले इसके नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लो, कौन कौन है इसकी नेबरिंग कंट्रीज़। आप देख पाओगे वेस्ट साइड पर है पोर्चुगल, फिर आप देख पाओगे इधर की साइड है फ्रांस और फ्रांस के नीचे है एंडोरा, और फिर उसके बाद एक और कंट्री पड़ती है यहाँ पर नीचे है मोरक्को, ठीक है। तो आप देख पाओगे बेसिकली 4 कंट्रीज़ के साथ जो है बॉर्डर शेयर करता है स्पेन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। अगर आपको इसके बारे में और जानना है, इसकी कैपिटल क्या है, पॉपुलेशन क्या है, तो आप अच्छे से यहाँ पर क्लिक कर पाओगे और यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेन एक यूरोपियन कंट्री है। ऑब्वियस ही बात है, हम यूरोप की कंट्रीज़ को अभी कवर कर रहे हैं। इसकी कैपिटल है मैड्रिड, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे करेंसी जो है वो यूरो इस्तेमाल होती है और इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जाकर ये चीज़ों को सर्च कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन क्या है, आपको आज जाके मैप में देखना है इसी तरीके से यूक्रेन को, ठीक है, यूक्रेन को देखना। तो अभी हम लोग यूरोपियन कंट्रीज़ को कवर कर रहे हैं, जैसा मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। तो यूक्रेन को अच्छे से मैप में देखना, इस तरीके से आप लोग सर्च कर सकते हो और आप लोग भी यहाँ पर अच्छे से इस मैप का फ़ायदा उठा सकते हो। नाउ चलो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं वीडियो जो है 2 दिन से लेट हो रहा है। उसके पीछे का रीज़न यार वाईफाई का जो रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, इंटरनेट से रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसकी वजह से वीडियो लेट हो रहा है। तो आज तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, आज काफ़ी वीडियो लेट भी हो चुका है। अब जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं तो 6:30 के आसपास हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, सुबह मॉर्निंग में न्यूज़पेपर डाउनलोड ही नहीं हो पा रहा था, ठीक है, इतना स्पीड स्लो थी। फिलहाल यहाँ पे चलो जैसे तैसे चीज़ें हो गई हैं, यहाँ पे पीडीएफ रेडी कर लिए, अब इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं। ओके चलो अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की तरफ। और हाँ एक बात और, आज हम अपने जो कल वाले हमने आर्टिकल्स को अपने स्किप कर दिया था। कल हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला आर्टिकल, एक एडिटोरियल था, हमने डिसाइड किया था आज डिस्कस करेंगे या फिर कभी टाइम मिलेगा। तो आज बेसिकली सैटरडे है, सैटरडे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स नहीं आए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने आज का एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है उसको तो देख लेंगे, साथ ही साथ जो हमारे कल वाले आर्टिकल्स रह गए हैं कॉलेजियम सिस्टम में आपको समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से इस वीडियो के अंदर। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक और आर्टिकल को कवर करने वाले हैं, वो है इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर, जो कल वाला एडिटोरियल था। मतलब हम सारा कंप्लीट करने वाले हैं आज। नाउ यहाँ पे पहला आर्टिकल बात करता है बेसिकली इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में, ये भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में बात करी जा रही है। देखो अभी क्या हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने ना रिफ्यूज़ कर दिया है टू स्टे द सेल ऑफ इलेक्ट्रल बॉन्ड। क्या हुआ है बेसिकली, अभी हाल ही में क्या चल रहा था, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लेकर बड़ा मुद्दा उठाया जा रहा था। यहाँ पे बोला ये जा रहा था कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को अभी के लिए रोक दिया जाए, यानी कि 1 अप्रैल से, अभी इलेक्शंस आ रहे हैं तो 1 अप्रैल से जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड की सेल ना हो, इसको ना बेचा जाए। क्या होता है ये बॉन्ड्स, मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब फ्राइडे में इन्होंने बोला, रिफ्यूज़ कर दिया है कि यहाँ पर जो है टू स्टे द सेल ऑफ बॉन्ड, यानी कि अब यहाँ पे जो ये बॉन्ड्स हैं इनकी सेल होगी, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके के डिसीजन पर आ चुका है सुप्रीम कोर्ट, तो आप लोग देख पाओगे। और यहाँ पे जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं बोबडे साहब, इनके द्वारा बोला गया, ये स्कीम शुरुआत हुई थी इस स्कीम की 2018 में, 2019 में लगातार ये चलता रहा, 2020 में चला है बिना किसी रुकावट के। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ये भी बोला गया, इनको कोई रीज़न ऐसा नहीं मिला कि इलेक्ट्रल बॉन्ड को रोक दिया जाए, ठीक है, इसकी सेल को रोक दिया जाए।
नाउ ये क्या होते हैं बॉन्ड्स, चलो हम इसको डिस्कस करते हैं। नाउ सबसे पहले तो आप लोग देख पाओगे कुछ इस तरीके का ये बॉन्ड होता है। अब देख पाओगे एसबीआई से लिया है, हाँ, तो यहाँ पर एक स्पेसिफाइड बैंक होता है, एसबीआई इस इलेक्ट्रल बॉन्ड को इशू करता है। अब ये काम क्या करता है, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड से आप क्या कर सकते हो ना, इलेक्ट्रोल बॉन्ड से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हो, अपनी कोई भी मनपसंद की पॉलिटिकल पार्टी है उसको जाकर आप डोनेशन दे सकते हो, ठीक है, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के थ्रू। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड इस तरीके का होता है, आप देख पाओगे ये बॉन्ड है। यहाँ पर एक बात देख पाओगे, मतलब कि 1,000 रुपये आप डोनेट कर रहे हो, इसमें ये बॉन्ड की लिमिट आगे तक भी है, 1,000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ तक की यहाँ पर ये लिमिट है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख लिया अच्छे से यहाँ पे इलेक्ट्रल बॉन्ड किस तरीके से होता है। अब हम बात करते हैं किस तरीके से ये बॉन्ड वर्क करता है। सबसे पहले तो कुछ नोटिफाइड बैंक्स होते हैं, जैसा मैंने बताया, आप जाकर इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को एसबीआई से परचेज कर सकते हो। अब क्या होगा, आप पैसा दोगे वहाँ पर और आपको बॉन्ड मिल जाएगा। पैसा कैसे पेमेंट कर सकते हो, चेक के थ्रू, डिजिटल पेमेंट के थ्रू, बैंक को पैसा दो, वहाँ से बॉन्ड लो, ठीक है। बॉन्ड लेने के बाद जैसा मैंने अभी दिखाया वो बॉन्ड है, और बॉन्ड लेने के बाद क्या करोगे, ले जाकर अपनी अपनी चॉइस की पॉलिटिकल पार्टी को ले जाकर वो बॉन्ड दे दोगे, ठीक है। अब वो क्या करेगी, पॉलिटिकल पार्टी जाकर वहाँ पर बैंक में जाकर वो बॉन्ड जमा करेगी और वहाँ से वो पैसा इनकैश कर लेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये आप कह सकते हो डोनेशन किया जाता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में। नाउ चलो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर आर्टिकल के ऊपर वापस आते हैं, तो यही सारी बातें बोली गई हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडिया बांग्लादेश के बारे में। तो आप लोगों को मालूम होगा हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑन विजिट पर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने डिसाइड किया था 2 दिन की विजिट पर जाएंगे। तो यहाँ पर पीएम के द्वारा बोला गया कि जो इंडिया और बांग्लादेश है ये आपस में मिलकर जो है टेररिज्म है उससे लड़ सकते हैं, ठीक है, आतंकवाद से ये आपस में मिलकर कोऑपरेट करके फाइट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट्स दिए, ठीक है, कि जो 1971 में वॉर के मार्टियर्स थे, जो भी शहीद हुए थे लोग, उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि पे करी है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने। उसके बाद यहाँ पर इनके द्वारा एक और स्टेटमेंट दिया गया जिसके थ्रू आप एक आज चीज़ें नई भी सीखोगे। क्या बोला गया है, इंडियन सोल्जर्स जो कि मार्टर्ड हुए थे कौन से वॉर में, एक वॉर हुई थी 1971 में, ठीक है, वॉर ऑफ लिबरेशन, जिसमें क्या हुआ था, बांग्लादेश अलग से एक नेशन बना था, ठीक है। पहले ये मैप कैसा हुआ करता था और अब कैसा है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पिक्चर भी शेयर किया हुआ है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो पहले ये इस तरीके का मैप हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था और ये ईस्ट पाकिस्तान, मतलब कि ये दोनों पाकिस्तान हुआ करता था। अब ये 1971 में वॉर हुआ जिसको लिबरेशन वॉर नाम दिया गया है, और ये ईस्ट पाकिस्तान ख़त्म करके इसको बांग्लादेश बना दिया गया है। और इंडिया ऐसी पहली कंट्री बना था जिसने रिकॉग्नाइज़ किया था बांग्लादेश को एज अ नेशन। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, ओके। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, मैप से अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि जो इंडियन सोल्जर्स हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है इस वॉर के अंदर, हमारे भी बहुत सारे जो है जवान शहीद हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें कब बोली जा रही हैं, अभी हम लोग जो है बांग्लादेश की 50th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसी की चीज़ पर, उसी दिवस पर ये सारी चीज़ें बोली जा रही हैं। तो आई होप आप लोग क्लियर हुआ हो। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी जा रही है, यहाँ पे मुंबई के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर आग लगी है, तो उसके बारे में छोटा सा डेटा गया है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि एडिटोरियल पर भी इसको कवर कर लिया गया है, जिसका कोई आपका कह सकता हूँ एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एटलीस्ट 9 लोगों की जान चली गई है, मुंबई में हॉस्पिटल में आग लगी है, ठीक है। उसकी वजह से 68 पेशेंट्स को बचा लिया गया था, लेकिन जो है फिर भी यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों की जान चली गई है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, भारत बंद का गुहार लगाया गया था, और आप देख पाओगे जो हमारे फार्मर्स हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया है फ्राइडे में, मतलब प्रोटेस्ट तो लगातार चल ही रहा है, 4 महीने हो गए फार्मर्स फार्म लॉस को लेकर ना। हाँ, एक क्वेश्चन और बनता है, अभी आप लोगों को मालूम है हमारी केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 फार्म लॉस को पास किया गया था, क्या आप लोगों को नाम मालूम है? जरा नाम मालूम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ ये तीनों फार्म लॉस कौन कौन से हैं, अच्छे से नाम बिल्कुल याद ज़रूर होने चाहिए, उन तीनों के नाम बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप देख पाओगे जो है फार्मर्स ने फ्राइडे में एक तरीके से भारत बंद करके एक कॉल करी है, मतलब कॉल लगाई है भारत बंद करके, और यहाँ पे आप देख पाओगे जो रोड हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, इन सबको डिसरप्ट कर दिया गया था। जो शॉप्स वगैरह थी पंजाब और हरियाणा में वो भी बंद कर दी गई थी फ्राइडे में, ओके। और यहाँ पर आप पिक्चर भी देख पाओगे जो फार्मर्स हैं वो ब्लॉक कर रखा है उन्होंने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को फ्राइडे में, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। वैसे प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उन्हीं एग्रीकल्चरल लॉस के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है कि उनको वापस से रिपील कर दिया जाए, हटा दिया जाए, ठीक है। काफ़ी लंबा समय हो गया है इन प्रोटेस्ट को लेकर। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। हाँ, इसके ऊपर कल भी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, ये कल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, ठीक है। किस चीज़ को लेकर, एक रतन टाटा वाला केस था उसको लेकर, तो कल मेरे पास इंस्टा पे मैसेज आए थे।
कि इस चीज़ के ऊपर अलग से वीडियो बना दो, तो कोई ज़रूरत नहीं यार अलग से वीडियो की। यहाँ पर ये न्यूज़पेपर के अंदर सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं, जितने भी मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं सबके सब, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है सब न्यूज़ के अंदर कवर ही हो जाती है। तो कोई मकसद नहीं अलग से वीडियो बनाने का, ठीक है। जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, तो मैं वहाँ पर बनाया करूँगा। और अब से मैं एक और भी चीज़ें स्टार्ट करूँगा कि जैसे हमारा न्यूज़पेपर हो गया, यहाँ पर बहुत सारी स्टैटिक पोर्शन आ जाते हैं जिसमें दिक्कत होती है, तो मैं उसके ऊपर वीडियोस बना दिया कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर आज न्यूज़पेपर में इलेक्टोरल बॉन्ड है, हालांकि मैंने समझा दिया, इसका थोड़ा सा और डिटेलिंग करके मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, कैसे वर्क करता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे वीडियोज़ भी यहाँ पे बनाता रहा करूँगा, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम की कमी रहती है वरना तो यहाँ पर अच्छे से जो है और भी वीडियोस में अपलोड कर पाऊँ। नाउ देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बेसिकली आज का हमने थंबनेल भी लगा रखा है इस चीज़ के ऊपर। अभी सुप्रीम कोर्ट का फाइनली यहाँ पर फ्राइडे में डिसीजन आ चुका। क्या है देखो यहाँ पे केस ध्यान से समझना क्या बोला गया यहाँ पर। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे एक आइडिया ज़रूर होना चाहिए क्योंकि आने वाले टाइम पे इसके ऊपर एडिटोरियल्स वगैरह भी आने वाले हैं। नाउ क्या हुआ है यहाँ पर, बेसिकली दो पर्सन है। दो पर्सन कौन है, एक तरफ है टाटा सन्स, ठीक है, रतन टाटा कह लो आप, और दूसरी तरफ है यहाँ पर साइरस, ठीक है, मिस्त्री, इनका नाम है साइरस मिस्ट्री नाम है इनका, तो मैं आपको यहाँ पर साइरस ही लिख देता हूँ, ठीक है। दो पर्सन है। अब यहाँ पे हो क्या रहा था, ये आप देख पाओगे साल 2012 की बात है। जो साइरस मिस्ट्री हैं इनको आप कह सकते हो कि लीड करने के लिए हेड बना दिया गया था टाटा सन्स का, ठीक है। जो टाटा आपको कंपनी है इसका लीड बना दिया गया था, इसको हेड बना दिया गया था, क्योंकि जो साइरस है इनके भी काफ़ी सारे शेयर्स हैं, ठीक है, टाटा सन्स के अंदर। अब यहाँ पे हम बात करें तो इनको लीड कर दिया गया था एज आ आप कह सकते हो एग्जीक्यूटिव बना दिया गया था। अब यहाँ पे चेयरमैन बना गया था, ठीक है, चेयरमैन बना दिया था। अब क्या हुआ कुछ टाइम बाद, क्योंकि इनकी अपनी कंपनी में है, ठीक है, अपनी कंपनी है इनकी पलोंजी करके नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये अपने काम में थोड़ा बहुत बिजी रहते थे, ठीक है, इस तरीके की कोई सिचुएशन दी गई है। अब ये सारी चीज़ें फिर लंदन वगैरह आने जाने का काम रहता था, ठीक है, बहुत सारे इश्यूज़ रहते थे इनके अपनी कंपनी से लेकर। तो क्या हुआ, ये सारी प्रॉब्लम्स देखते हुए जो है यहाँ पे रतन टाटा हो गए और भी कंपनीज़ के यहाँ पे और भी लोग हो गए, इनको ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। तो रतन टाटा ने और इन लोगों ने मिलकर क्या करा, इनको चेयरमैन से, जो साइरस हैं इनको चेयरमैन से हटा दिया, ठीक है, हटा दिया चेयरमैन से। तो ये पहुंच गए जाकर एनसीएलटी, ठीक है, एनसीएलटी कोर्ट पहुंच गए। और एनसीएलटी पहुंचने के बाद जो ये एनसीएलटी है इसने जो डिसीजन है अपना दिया, एनसीएलटी की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब इसने अपना डिसीजन सुना दिया किसके फेवर में, टाटा सन्स के फेवर में, यानी कि रतन टाटा के फेवर में डिसीजन सुना दिया कि हाँ जो भी है सही हुआ। अब इन्होंने ये केस जो है इसकी अपील कर दिया एनसीएलटी में। अभी मैंने एनसीएलटी बोला था, अब ये अपील कर दिया गया है एनसीएलटी में। ये क्या है, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। अब यहाँ पर ये जो एनसीएलटी है इन्होंने यहाँ पर टाटा सन्स के ऊपर थोप दिया ये किस्सा। यहाँ पे बोल दिया गया टाटा सन्स ने ये गलत क्या है, इनको चेयरमैन से नहीं हटाना चाहिए था, इनको वापस से चेयरमैन बना देना चाहिए, ठीक है। आप देख पाओगे केस ये इधर उधर हो रहा है। फिर उसके बाद अब फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर मुद्दा उठाया गया टाटा सन्स के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा उठाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनली इस वर्डिक्ट पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यहाँ पर जो भी हुआ है सही हुआ है, टाटा सन्स ने सही किया है अगर यहाँ पर चेयरमैनशिप से हटाया है तो, ठीक है। तो आप देख पाओगे जिनको चेयरमैनशिप से हटा दिया गया है तो यहाँ पर फेवर करा गया एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा टाटा सन्स को। तो केस कौन जीता हुआ है यहाँ पर, टाटा, रतन टाटा जो है एक तरीके से केस जीत चुके हैं, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा, ठीक है। छोटा सा आइडिया रखा है क्योंकि आने वाले टाइम पे बस खाली ये है कि एडिटोरियल्स आ सकते हैं, तो उसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए जिससे आप लोग आगे कवर कर पाओ, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा क्या सिचुएशन है ना। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और आते हैं पेज नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कोई भी आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, और पेज नंबर 4 पर आप आओगे तो कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। एक छोटा सा आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, क्या बोला गया है, दिल्ली के बारे में बताया गया है। कोविड के केसेस जो हैं वो लगातार बढ़ते हुए आ रहे हैं। फ्रेश कोविड के केसेस जो है आप देख पाओगे अभी तक 700 निकल रहे थे, फिर 800, अब जो है डेली बेसिस पे 1500 के आसपास कल देखने को मिले हैं। तो इस तरीके की सिचुएशन देखने को मिल रही है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ध्यान देना पड़ेगा। उसी तरीके से महाराष्ट्र का हाल है, ठीक है। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, ये आई होप आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा आप आइडिया रख सकते हो। नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर। तो पेज नंबर 10 पे वही सारे आर्टिकल्स हैं जो कि अभी हमने डिस्कस किए। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया था अभी, फिर उसके बाद हमने इंडिया बांग्लादेश के बारे में डिस्कस किया, और इंडिया बांग्लादेश के बारे में कल भी हमने एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने कंप्लीट रिलेशन को डिस्कस किया था शुरू से लेकर एंड तक। तो आई होप आपने वो कल वाला वीडियो देखा होगा, नहीं देखा था तो जाकर ज़रूर देखना कल वाला वीडियो, उसमें बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेशंस को डिस्कस किया गया क्योंकि वो कल का एडिटोरियल था, ठीक है।
तो उसको जाकर देख लेना, अच्छे से समझाया हुआ है। अपने आप नोट्स बनाना चाहो रिलेशन के बारे में तो उसको लेकर बना सकते हो। अभी यहाँ पे हमने ये भी डिसाइड कर लिया, सुप्रीम कोर्ट ने बैक कराया टाटा सन्स को, यानी कि टाटा को फेवर किया है। और उसके बाद हमने ये भारत बंद को भी देख लिया। ये सब आर्टिकल जो है अभी पेज नंबर 1 पे थे तो वापस से रिपीटेडली आए हैं। नाउ पेज नंबर 11 पे आप लोग आओगे तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे आर्टिकल्स है जो कि आप स्किप कर सकते हो। 12 पर वही मुंबई के हॉस्पिटल में जो आग लगी है उसके बारे में बताया गया। एटलीस्ट जो 9 कोविड-19 पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो गई है, उस चीज़ को लेकर बताया गया है। छोड़ो, अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे आता है ये वाला आर्टिकल। अब क्या बात करी जा रही है, स्टेट्स ने बोला है कि अब जो क्राउड कंट्रोल करना पड़ेगा हम लोग को, क्योंकि डेली बेसिस पे जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि स्टेट्स को बोला गया है कि उनको क्राउड वगैरह कंट्रोल करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, आज के टाइम पर केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको मालूम है अभी फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, होली है, फिर शब बारात है, फिर नवरात्र हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने को बोला है। स्टेट्स हो गई, यूनियन टेरिटरीज हो गई, इनको अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली जो है हर चीज़ को अपनाना पड़ेगा, जो भी रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा ना हो कि जैसा अभी निकल कर आए हम लोग वैसा हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम लोग वैसी मोड़ पर वापस से जा रहे हैं। ठीक है, वापस से बिल्कुल सेम टू सेम डिट्टो वैसी चीज़ें होती हुई आ रही हैं। तो आने वाले टाइम पे बहुत सारे फेस्टिवल्स होने वाले हैं, हार्वेस्ट सेलिब्रेशन होगा, ठीक है, होली होगी, शब बरत होगा, ईद उल फितर, तो इन सब के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और अभी यहाँ पर अच्छी तरीके से कड़े नियम को इम्प्लीमेंट करना है और जो है टेस्टिंग वगैरह को बढ़ाने की भी पूरी कोशिश करनी है। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से बोला गया है। किसने बोला? यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला साहब ने। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आता है एक और आर्टिकल। हाँ, ये वाला आर्टिकल आता है इंपॉर्टेंट। अब क्या बात करी गई है इसके अंदर, देखो क्या है ना, हमारे पास राइट है, वो है राइट टू इन्फॉर्मेशन का। हम राइट टू इन्फॉर्मेशन डालकर सरकार से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का हमारे पास रूल है, हमारे पास राइट्स है, सिटीजन्स के पास हमारे पास राइट्स हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, देखो साल 2019-20 की बात हो रही है। साल 2019-20 में राइट टू इन्फॉर्मेशन ढेर सारे डाले गए थे। अब यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी सारे रिजेक्ट कर दिए गए हैं। सेंटर ने, आप देख पाओगे, रिजेक्ट करें लगभग 4.3% तक जितने भी राइट टू इन्फॉर्मेशन हैं, जितनी भी रिक्वेस्ट थी उनको रिजेक्ट कर दिया गया है सरकार के द्वारा साल 2019-20 के अंदर। और ये बोला ये भी जा रहा है ये लोएस्ट रेट है, यानी कि इससे पहले ज़्यादा रिजेक्ट हुआ करते थे, अब यहाँ पर थोड़े से कम रिजेक्ट हुए हैं। ठीक है, यानी होता क्या है, मतलब किसी भी मुद्दे के ऊपर है, आप हूँ मैं हूँ, हम लोग सरकार से क्वेश्चन पूछने के लिए कि हाँ यार इसके बारे में बताओ। ठीक है, उसके लिए हम राइट टू इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डालते हैं ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया, जो 40% इसमें से, जो अभी 4.3% तक आप कह सकते हो रिजेक्ट कर दिए गए, इसमें से जो 40% के जो रिजेक्शंस हैं इसमें कोई वैलिड रीज़न ही नहीं है। वैलिड रीज़न ही नहीं दिया कि हाँ भाई इस वजह से जो है यहाँ पर आपका ये पिटीशन को रिजेक्ट करा गया है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से बताया गया कि वैलिड रीज़न नहीं दिया गया। अब देख पाओगे कौन कौन सी बॉडी की साइड से कितना कितना रिजेक्शन मिला है। तो सबसे टॉप पर आती है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री ने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट को डिनाई किया है। फिर उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, दिल्ली हाई कोर्ट, आप देख पाओगे इस तरीके से ये सारे बॉडीज़ आ जाती हैं जिन्होंने इस राइट टू इन्फॉर्मेशन को रिजेक्ट किया है। ठीक है, अब यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो बिल है इसको पास किया गया था पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 जून 2005 में, ध्यान रखना। फिर उसके बाद यहाँ पर ये फोर्स में आ चुका था, यानी वर्किंग में आ चुका था 12 अक्टूबर 2005 से। ठीक है, और ये आप कह सकते हो इसने रिप्लेस किया था एक पहले का हमारे पास, इसके जो राइट टू इन्फॉर्मेशन बिल है इसको हम कब लाए थे, मैंने बता दिया डेट। इससे पहले एक बिल हुआ करता था फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, उसको हमने रिप्लेस करके हम राइट टू इन्फॉर्मेशन लेकर आए थे, जिससे क्या होता है हम लोग जो है सरकार से अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। एक तरीके से हमारा फंडामेंटल राइट हो गया। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ यहाँ पे बात करी गई है इंडिया पाकिस्तान को लेकर। तो आई होप यहाँ पर पहले भी मैं इसके बारे में क्लियर कर चुका हूँ, तो यहाँ पे आपको मालूम होगा क्या यहाँ पर एक्चुअली में बात करी जा रही है। जो इंडिया और पाकिस्तान के कमांडर लेवल मीटिंग है वहाँ पर उसमें बातचीत करी गई कि अभी जो है 2003 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। ठीक है, अभी 2003 नहीं है, 2003 बहुत पहले निकल गया। ठीक है, सीज़ फायर एक एग्रीमेंट हुआ था। क्या एग्रीमेंट हुआ था, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ, चलो मैप के थ्रू ही क्लियर करता हूँ। नाउ यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा। यहाँ पे आप देख पाओगे, देखो ये वाला एरिया है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला एरिया है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। इधर आप देख पाओगे ये है पाकिस्तान, ये इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये LOC है। और ये जो ये वाला एरिया है ये POK बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी पाकिस्तान ने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है अभी के टाइम पर। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये LOC है यहाँ पर हमेशा गोलीबारी चलती हुई आई है, और इस गोलीबारी को रोकने के लिए 2003 में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था। सीज़ फायर से समझ में आ रहा होगा,
फायर को सीज कर देना, ठीक है, जो गोलीबारी उसको रोक देना। लेकिन 2003 में तो एग्रीमेंट हो गया था, लेकिन उसके बाद से लगातार जो है ये एग्रीमेंट फेल होता हुआ आया था, हमेशा इसका वायलेशन हुआ है, हमेशा यहाँ पे गोलीबारियाँ चलती हुई नजर आई हैं। ओके, लेकिन अभी यहाँ पर हाल ही में आप लोगों को मालूम होगा, इंडिया पाकिस्तान ने मिलकर जो है डिसाइड किया है कि अब यहाँ पर ये लोग जो है शांति बनाए रखेंगे, कोई यहाँ पर ऐसा फायरिंग वगैरह नहीं देखने को मिलेगी। तो उसी के ऊपर बातचीत करी जा रही है कि जो ये ब्रिगेड कमांडर लेवल की मीटिंग है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तानी आर्मीज़, यहाँ पर ये हुई है जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, कहाँ पर, फ्राइडे में हुई है ये मीटिंग। और यहाँ पर ये बातचीत करी गई कि जो ये 2003 के सीज फायर एग्रीमेंट है, इसको हम थोड़ा सा और ज़्यादा, अभी 25 फरवरी को ये बोला गया था कि हम इस पर काम करेंगे और जो है अब यहाँ पे गोलीबारियाँ नहीं चलेंगी, और इसको यहाँ पे ये बोला गया हम और ज़्यादा मजबूत करने वाले हैं, इसके ऊपर और वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये सीज फायर एग्रीमेंट क्या था, कहाँ पे हुआ था, ये एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, ये क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे बढ़ते हैं, उसके बाद पेज नंबर 15 पे आएंगे, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है ये वाला, बांग्लादेश प्रोटेस्ट टर्न्स वायलेंट 4 डेड। यहाँ पे हुआ क्या है, देखो अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट पर हैं, अब देख पाओगे 50वां इंडिपेंडेंस डे मना ही रहे थे बांग्लादेश। अब यहाँ पे बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा तगड़ा देखने को मिला है, कल भी ये प्रोटेस्ट हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्यों हुआ है, क्योंकि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ढाका की विजिट पर जा रहे हैं, ठीक है, ढाका की विजिट पर, यानी कि बांग्लादेश की विजिट पर जा रहे हैं, उसी की वजह से ये प्रोटेस्ट देखने को मिला है। और यहाँ पर एक चीज़ और देख पाओगे, जो मेंबर्स ऑफ हिफाज़त-ए-इस्लाम हैं, ठीक है, यहाँ पर ये क्लैश कर गए पुलिस के साथ। यहाँ पर फिर यानी जो प्रोटेस्टिंग चल रही थी वो पुलिस के साथ भिड़ गए सब लोग, और उसके अंदर 4 लोगों की डेथ भी हो गई है। तो बांग्लादेश का यहाँ पे हाल बताया जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, ये भी एक बेहतरीन आर्टिकल है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आप देख पाओगे ज़्यादातर आर्टिकल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, रिलेटेड है काफ़ी हद तक। क्या बात करी जा रही है, बीजिंग सैंक्शंस ब्रिटेन्स ऑफर जिनजियांग। अभी देखो क्या हुआ, अभी हाल ही में क्या हुआ, मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में भी पढ़ाया था, जो यूरोपियन यूनियन है, कनाडा है और यूएस है, इन्होंने मिलकर क्या करा, चाइनीज़ के ऑफिशियल्स एंटिटीज़ के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। क्यों, क्योंकि चाइना जो है जिनजियांग रीजन में जो उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी रहती है उनको बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करता है, उस वजह से जो है सैंक्शंस लगा दिए गए, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसी वजह से जो है सैंक्शंस लगाए गए चाइना के ऊपर कि ये बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता है। नाउ जिनजियांग वाला रीजन कौन सा है, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार मैप में। मैप के मैंने पिक्चर्स काफ़ी सारे रख रखे थे, एक सेकेंड यहाँ पर देखते हैं कहाँ पर है, एक सेकेंड रुको। हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हो ये चाइना का मैप है, और चाइना का मैप में ये वाला जो रीजन है जिनजियांग वाला, यहाँ पर कौन सी मुस्लिम कम्युनिटी है, उइगुर मुस्लिम कम्युनिटी है। अब इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट करता है ये चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पाओगे क्या क्या बोला गया है बेसिकली। एक सेकेंड रुको यार, वीडियो स्ट्रक हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, क्लियर हो गया, चलो। हाँ, तो बहुत बुरी तरीके से उन लोगों को ट्रीट करा जाता है, इनफैक्ट जो है इंटरमेंट कैंप में उनको रखा जाता है, ठीक है। आप कह सकते हो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता है, और फिर जो है उन लोगों को रमज़ान के रोज़े नहीं रखने दिया जाता, ठीक है, उनको बियर्ड बढ़ाने का हक नहीं है, इस तरीके से जो है उन लोगों को ट्रीट करा जाता है। तो एक तरीके से जो है ह्यूमन राइट का एब्यूज़ कर रहे हैं ये चाइना वाले, ठीक है, उस रीजन के अंदर। तो यहाँ पर उस सबको देखते हुए जो है बहुत सारी यूरोपियन यूनियन, आप कह सकते हो यूरोपियन यूनियन हो गया, और जो है यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, इन सब ने मिलकर सैंक्शंस लगा दिए थे। अब उसको देखते हुए जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम ने भी ज्वाइन कर लिया इन कंट्रीज़ को, बोला कि हाँ भाई सैंक्शंस लगने चाहिए, ठीक है। अब सैंक्शंस लगने चाहिए, तो लेकिन क्या हुआ, इन सब का अपोजिट में चाइना ने क्या बोला, चाइना ने उल्टा यहाँ पर सैंक्शन स्लैप कर दिए हैं, किसके ऊपर, बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिटिशियंस के ऊपर, ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। तो फ्राइडे में चाइना के द्वारा से भी, चाइना की आप कह सकते हो अपोजिट साइड से भी यहाँ पर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, यानी कि आपस में ये लोग भिड़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रीज़न था इसके पीछे का मैंने आपको बता दिया। उइगुर मुस्लिम के बारे में याद रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन चुका है। जिनजियांग वाला रीजन कौन सा है वो भी मैंने आप लोगों को मैप में दिखा दिया है। ब्राज़ील के बारे में बताया गया है, तो ब्राज़ील में कोविड के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और ब्राज़ील आ चुका है दुनिया में टॉप नंबर 2 पर। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पर है ब्राज़ील, थर्ड पर है इंडिया, और ब्राज़ील के अंदर लगभग 3 लाख लोगों की जान चली गई है ड्यू टू दी कोरोना वायरस। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे इजिप्ट के अंदर, मैंने अभी आपको बताया था, स्विस कैनाल फंस चुका है, स्विस कैनाल के अंदर एक शिप फंस चुका है, एक जहाज़ जो है वहाँ पर उस कैनाल के अंदर फंस चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है तैयारी चल रही है उस शिप को जल्द से जल्द निकालने की। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये स्वेज कैनाल है, और इसके अंदर ये जहाज़ फंस चुका है, और यहाँ पर ये सैटेलाइट इमेज भी आ चुकी है। अब यहाँ पर इसको निकालने की कोशिश करी जा रही है कि जैसे तैसे निकल जाए, ताकि जो बाकी सारे शिप्स हैं वो अपने इस रास्ते से गुजर पाएँ।
नाउ पेज नंबर 14 पर आएंगे, दैट इज बिजनेस सेक्शन। इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल है। यहाँ पे मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट बता ही दिया है क्या नहीं है, ठीक है, रतन टाटा केस वाले को लेकर। और उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अगेन सुएज कैनाल के बारे में। तो जैसा मैंने अभी बताया, सुएज कैनाल ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वहाँ पर एक शिप स्टक है। तो यहाँ पर इंडिया को क्या करना है, अब इंडिया को दूसरे रास्ते से जाना है, यानी कि इंडिया को ट्रेड तो करना है तो दूसरे रास्ते से ट्रेड करना है, वो यहाँ पे बताया गया है। और उसमें भी कम से कम आने वाले टाइम पे काफ़ी टाइम लगने वाला है उस ट्रेड में भी, ठीक है, उस वो जो रास्ता है उसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा। आप देख पाओगे 200 बिलियन डॉलर जो इंडिया ट्रेड है वो फ्लो होता है यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और यहाँ पर पूरी तरह से रिस्क पर आ चुका है, क्योंकि जो उस कैनाल के थ्रू यहाँ से शिप निकलते हैं और वो कैनाल ब्लॉक हो चुका है। तो पूरी तरह से ये जो आप कह सकते हो ट्रेड है वो पूरी तरह से रिस्की हो चुका है। नाउ अब ये ट्रेड कहाँ से होगा, चलो फिर से मैप देखो, मैप में फिर से क्लियर करो। मैप में हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर रखी हैं, क्योंकि मैप से होता क्या है ना, पिक्चर के थ्रू ज़्यादा चीज़ें याद रह जाती हैं। तो आप देख पाओगे बेसिकली क्या है, जो सुएज कैनाल है वो कहाँ पर है। आप देख पाओगे ये वाला रीजन है, ठीक है, यहाँ पे अफ्रीका हो गया, ये एशिया हो गया। अब ये जो अफ्रीका थोड़ा सा जूम करोगे इधर देखिएगा इजिप्ट, और यहाँ पे ये वाला जो एरिया है ये है सुएज कैनाल। अब यहाँ से शिप निकलते हैं, आप देख पाओगे इंडिया से जो है यहाँ से इस सुएज कैनाल से शिप निकल के यूरोप की साइड जाते हैं। अब क्या हुआ है, ये स्टक हो गया, यहाँ पे शिप अटका हुआ है, यहाँ पे कोई भी आर पार नहीं जा सकता। तो क्या हो गया, यहाँ से हमें अब जो ये केप ऑफ गुड होप से जाना पड़ेगा, इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें भी अभी टाइम लगेगा, तो उसको लेकर बताया गया कि दूसरे रास्ते में भी जो है टाइम लगने वाला है, और उसकी वजह से काफ़ी सारा जो ट्रेड है वो रिस्क पर है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ थे आर्टिकल। नाउ चलते हैं एडिटोरियल सेक्शन की तरफ। नाउ आज है सैटरडे में अपोजिट टू एडिटोरियल, यानी इसका जो दूसरा वाला पेज आता है वो नहीं आया है। और यहाँ पे एक ही आर्टिकल आपके लिए, ये भी यहाँ पे भी 2-3 चीज़ें हैं जो कि आप पढ़ सकते हो। वो यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, अभी बजट सेशन एंड हुआ है, जो पार्लियामेंट का जो बजट सेशन है वो थर्सडे में एंड हुआ, क्या क्या बातचीत करी गई है वो बोला गया है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से बिल पास करे गए हैं, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 बिल बेसिकली पास करे गए। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बिल जिसके बारे में हम रट चुके हैं, पॉइंट्स भी हम लोग रट चुके हैं, वो कौन सा है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल। अब इसके अंदर क्या करा गया है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, उनको पावर्स को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, यानी कि अब उनका भी ओपिनियन रहने वाला है। जो भी दिल्ली कैबिनेट जो भी डिसीजन लेगा उसके अंदर जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे उनकी भी अब सुनवाई होगी, ठीक है, मतलब वो भी अपना ओपिनियन रखेंगे। इस तरीके का ये बिल आया था, इसको पास करा गया। दूसरा बिल यहाँ पे पास करा गया मिनरल एंड माइंस अमेंडमेंट बिल। अब देखो ये चारों बिल के बारे में मैंने डिस्कशन कर रखा है ऑलरेडी। जैसे जैसे ये बिल पास हुए थे वैसे वैसे मैंने डेली करंट अफेयर के वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे ये क्या था, जो माइंस और मिनरल्स जो है ये अमेंडमेंट बिल पास करा गया। इसमें क्या चेंज करा गया है कि पहले क्या होता था, मान लो कोई रेगुलेटर है जिसके पास, आप कह सकते हो मान लो कोई पर्सन है, मान लो ये अडानी ग्रुप है, ठीक है, अडानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, इनके हाथ में ये पूरी की पूरी कोल माइन है, ठीक है, यहाँ पे ये कोल माइन है। अब यहाँ पे जो कोल की माइनिंग करेंगे, क्या पहले क्या होता था, ये जो कोल की यानी कोल की कोयले की खुदाई करेंगे ये सिर्फ अपने लिए करेंगे, यानी कि जो कोल निकलेगा ये अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, ये पहले होता था ना। अब बदलाव करके क्या कर दिया गया है, जो कोल है इसकी खुदाई तो करेंगे ये, अब जो यहाँ पर अपने लिए इस्तेमाल करेंगे, जो बचा कुचा होगा वो एडिशनल जो एक्स्ट्रा बचा कुचा होगा वो जाकर ये बेच भी सकते हैं, उससे पैसा भी कमा सकते हैं ये, ठीक है, ये बदलाव हो गया। उसके बाद आप देख पाओगे नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल को पास करा गया। इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह है उसके लिए एक नया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना दिया गया था इस बिल के अंदर। उसके बाद इंश्योरेंस बिल को पास करा गया, ये भी मैंने आपको बताया। इंश्योरेंस बिल के अंदर एफडीआई को इंक्रीज कर दिया गया, यानी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन कंपनियाज हैं, वो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देंगी। पहले 49% तक ये इन्वेस्टमेंट हुआ करता था ना, उसके बाद अब यहाँ पर उसको इंक्रीज करके 74% कर दिया गया है। इसको काफ़ी ज़्यादा अपोज भी करा गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें पास हो चुकी हैं। तो बेसिकली ये 4 बिल के बारे में ज़रूर ध्यान रखना, ये चारों बिल के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ओके, नाउ अब चलते हैं हम लोग अपने कल के एडिटोरियल की तरफ, जो हमने कल डिस्कस करना था, जो हम कल का स्किप कर दिया था हमने एडिटोरियल। नाउ आ गए हम लोग कल के एडिटोरियल्स की तरफ। ये वाला हमने स्किप किया था, आपको मालूम होगा, और बाकी सारे एडिटोरियल हमने कल ही डिस्कस कर लिए थे। ओके, नाउ चलो इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगेन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में बताया गया है। ओके, नाउ एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखो, कल मैंने इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस को कल अच्छे से समझा दिया था, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। एक एडिटोरियल ये हमने स्किप किया था, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, क्या बोला जा रहा है, जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, देखो क्या बोला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी छोटी सी हेयरिंग करी 24 मार्च को लेकर। देखो ये जो मुद्दा है ना इलेक्टोरल बॉन्ड का, ये बहुत पहले से चल रहा है,
क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये राइटर हैं इनके द्वारा ये प्रॉब्लम्स बताई गई हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स में क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। पिछले 3 साल से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा उठाया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग जा रही है, बहुत सारी फंडिंग चली जाती है, ठीक है, लिमिटलेस फंडिंग चली जाती है, करोड़ों रुपए की यहाँ पे फंडिंग चली जाती है, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जा रही है। सबसे पहली बात, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, इन्फॉर्मेशन तो मिले, ठीक है, यहाँ पर। और इससे क्या हो रहा है, जो डेमोक्रेसी है वो हमारी डिस्ट्रक्ट हो रही है, यानी डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ जो हमारा भारत का संविधान है उसका भी कहीं ना कहीं जो उसके कोर प्रिंसिपल्स हैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड वायलेट कर रहा है, उन सबका भी हनन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक मनी वगैरह भी चलती हुई नजर आ जाती है। जिसके पास ब्लैक मनी है वो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी में डोनेट करके वो व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। यहाँ पे यही चीज़ बोली गई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बेसिक यहाँ बारे में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहले तो आप बताओगे जो सिटीजन्स हैं यहाँ पे वो वोट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। वो व्हेन सिटीजन्स कास्ट देयर वोट्स फॉर द पीपल हु विल रिप्रेजेंट देम इन पार्लियामेंट। यहाँ पे क्या बोला गया, पीपल जो है यहाँ पे वोटिंग कर रहे हैं, पीपल कौन रिप्रेजेंट करेगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, कितना फंड आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन तो मिलनी चाहिए, कितनी फंडिंग वगैरह हुई है पॉलिटिकल पार्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर सारी चीज़ें छुपी हुई रह जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देख पाओगे एक डार्क सोर्स बनाया है कि इस मनी का, क्योंकि मनी को गलत तरीके से यहाँ पर ट्रीट करा जा रहा है इस बॉन्ड स्कीम के अंदर। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी काफ़ी लंबे समय से ये मुद्दा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो खुद बना रखा है राइट टू नो है, हमारे पास हक है, एक तरीके से हमारे पास राइट है कि हम लोग जान सकें, लेकिन हमारे पास खुद ही नहीं मालूम चल रहा है कितनी फंडिंग वगैरह इकट्ठी हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा जमा हो रहा है, ठीक है। एक तरीके से जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये आप कह सकते हो जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल टीनेट्स हैं डेमोक्रेसी के, उनका वॉयलेशन कर रहा है, ठीक है। एक तरीके से जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवाई जा रही है, खासकर इसके ऊपर यहाँ पे ये मुद्दा डाला गया है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है आप देख पाओगे इन्होंने काफ़ी सारे जो प्री एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल डोनेशंस हैं उनको रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस हो चुकी हैं, कौन कितना डोनेशन दे रहा है, ठीक है। एक तरीके से क्या होता है ना, कोई कंपनी जाकर मान लो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाला कोई बिजनेसमैन जाके इतना डोनेशन दे रहा है तो सरकार भी बाद में उसको फेवर करेगी। तो हमें कुछ नहीं मालूम चल रहा है इस चीज़ के बारे में कि हाँ कौन कितना डोनेशन दे रहा है। कोई बिजनेसमैन ने आके समझ लो इतने रुपए का डोनेशन दे दिया, 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए का डोनेशन दे दिया, और फिर पॉलिटिकल पार्टी जब आ रही है तो वो उसको बाद में सपोर्ट कर रही है। इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रही है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट आ रही है वो यहाँ पे जो भी रूल्स पॉलिसीज़ वगैरह बनाई जा रही हैं वो उसके फेवर में बनाई जा रही हैं। इस तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं और इसकी वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। और यहाँ पर सबसे पहली बात, जुडिशरी यहाँ पे कोई एक्शन नहीं ले पा रही है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पर इस तरीके का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। आप देख पाओगे ये चीज़ें चलती भी आ रही हैं बहुत पहले से, 2018 से, और यहाँ पर अभी भी ये चीज़ें चल रही हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ये बोला गया है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो है ये न्यूट्रल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से फेवर कर रहा है, क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस तो गया है, ये कब है 2018 के अंदर ये केस गया है इस बॉन्ड स्कीम वाला, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब से सुनवाई नहीं करी है। बहुत सारे केस अलग अलग केसेस तो देख लिए हैं लेकिन इसकी सुनवाई नहीं करी है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को इस पर भी स्टेप उठाना चाहिए था। मतलब कहीं ना कहीं जो है सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट को फेवर कर रहा है, यहाँ पर न्यूट्रल नहीं है सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया है। अब यहाँ पे आपको बेसिक ज़रूर क्लियर करना ज़रूरी था, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने अभी आप लोगों को बता दिया है। नाउ चलते हैं अपने कल का एक और आर्टिकल है इसी यहाँ पर पेज नंबर 1 पर, उसको डिस्कस करेंगे। नाउ एक आर्टिकल आता है यहाँ पर, क्या बोला गया है, वाई नो डिसीजन, ये पेज नंबर 1 पर हमने कल छोड़ा था ना, आपको मालूम होगा कॉलेजियम सिस्टम वाला, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, वाई नो डिसीजन ऑन लिस्ट सेंट बाय कॉलेजियम, सुप्रीम कोर्ट आस्क गवर्नमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे गवर्नमेंट से पूछा कि देखो जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, क्या बोला गया है, जो ये कॉलेजियम ने ये लिस्ट भेजी है उस पर क्यों डिसीजन क्यों नहीं लिया गया। अब यहाँ पे बेसिकली जो सिस्टम है एक तरीके से क्या करता है, ये जजेस वगैरह को अपॉइंट करा जाता है, ठीक है। यानी कि जजेस वगैरह की वैकेंसीज खाली हैं, हाई कोर्ट में जजेस की वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, ठीक है। उसके ऊपर आप कह सकते हो काम ही नहीं हुआ अभी तक, ठीक है। लिस्ट भेज दी गई है लेकिन यहाँ पर लिस्ट के ऊपर स्टेप ही नहीं उठाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, यहाँ पर क्यों डिसीजन नहीं लिया गया इस कॉलेजियम के ऊपर, ठीक है। कॉलेजियम में क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जजेस होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं जजेस को अपॉइंट करने के लिए, बाकी जजेस को अपॉइंट करने के लिए। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो ये सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट है, आप कह सकते हो जजेस को अपॉइंट करा जाता है, ट्रांसफ़र करा जाता है इस सिस्टम के थ्रू। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन कैसा हुआ, ये आया कैसे था। पहले तो फर्स्ट जजेस केस था ये, यानी पहले इसके अंदर सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सबसे प्राइमरी के ऊपर रख दिया था, सबसे ऊपर रहेंगे और यही जो है जुडिशियल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं और फिर ट्रांसफ़र कर सकते हैं,
ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद सेकंड जज केस आया 1993 का। इसमें क्या हुआ, हमने कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था, यानी 1993 में इंट्रोडक्शन हो गया कॉलेजियम सिस्टम का। अब क्या हुआ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ यहाँ पर और भी जजेस आ गए। ठीक है, हुआ क्या कि बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पर 2 सीनियर मोस्ट जजेस और आ गए, यानी इस सिस्टम के अंदर, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अकेले का ओपिनियन नहीं होना चाहिए किसी के अपॉइंटमेंट, किसी के ट्रांसफर को लेकर। यहाँ पर इसमें 2 सीनियर जज और होने चाहिए। फिर उसके बाद थर्ड जज केस आया 1998 में। अब यहाँ पर कॉलेजियम सिस्टम जो था, इसकी जो फैमिली मेंबर है इसको बढ़ा दिया गया, इसको 5 मेंबर बॉडी बना दिया गया। इसमें आज के टाइम पर 5 मेंबर होते हैं। कौन, एक तो सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होते हैं, और बाकी जो है 4 अदर जजेस होते हैं, टॉप सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या करा जाता है, इनके द्वारा बाकी जजेस का अपॉइंटमेंट करा जाता है, उनका ट्रांसफर करा जाता है। ठीक है, पहले यहाँ पर इनके आपस में डिस्कशन होता है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें करते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नाउ यहाँ पर हम लोग अब बात करते हैं क्या क्या प्रोसीजर है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करने का। सबसे पहले जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और उसके बाद क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, आप कह सकते हो जो पहले वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, मान लो कि आज के टाइम पर जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है बॉब्डे साहब। अब यहाँ पे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं जल्दी, एनवी रमन। तो ये जो बॉब्डे साहब हैं ये रिकमेंड करेंगे कि हाँ ये वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये पर्सन बनना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो पुराने वाले हैं वो रिकमेंड भी करते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पर आगे कहानी बढ़ती है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहले सुपर सीनियरिटी लेवल के जज को देखेंगे, यानी कौन सबसे ज़्यादा सीनियर है। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो सीनियर होगा उसको हम लोग एज अ जज जो है यहाँ पर अपॉइंट करेंगे। अब यहाँ पर हमने बात कर ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे अपॉइंट होते हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में बात करें तो आप कह सकते हो जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, एक प्रोपोजल लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो पूरा के पूरे कॉलेजियम मेंबर्स हैं, कॉलेजियम मेंबर्स में कितने मेंबर हैं आज के टाइम पर, एक तो सीजीआई खुद हैं प्लस 4 अलग जजेस हैं, टॉप सीनियर मोस्ट जजेस हैं। तो ये पाँचों मिलकर डिसाइड करते हैं किस तरीके से जो है हम लोगों को अपॉइंटमेंट करना है। ठीक है, जजेस का। अब यहाँ पर आप देख पाओगे इसी अपॉइंटमेंट को लेकर यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं। ये अपॉइंटमेंट जो कॉलेजियम है ये रिकमेंडेशन सेंड करता है, जो कॉलेजियम सिस्टम है ये क्या करेंगे, अब यहाँ पे इन्होंने डिसाइड कर लिया ये जजेस को अपॉइंट करना चाहिए। ये रिकमेंड करेंगे लॉ मिनिस्टर को, लॉ मिनिस्टर फॉरवर्ड करेंगे प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देंगे प्रेसिडेंट को, देन उसके बाद इनका अपॉइंटमेंट होगा। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। नाउ एक इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये चीज़ हमारे कहाँ पर है, हमारे संविधान में आप देख पाओगे आर्टिकल 124 और 2 के अंदर यहाँ पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करवाता है कि जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के वो अपॉइंट करे जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले कंसल्टेशन होगा जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, आप कह सकते हो, और सबके द्वारा ये कंसल्टेशन होने के बाद जो है आप कह सकते हो जो आफ्टर सच अ नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, क्या बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा, यानी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पहले ये सब डिस्कशन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है ये प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट कर लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। आप लोग को इसके बारे में ध्यान रखना है, ये हमारे आर्टिकल 124(2) में भी मेंशनड है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी ना। उसी के साथ करते हैं हम लोग अपने वीडियो का एंड। आई होप यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर 39 मिनट्स का हो चुका है। मैं चाहता नहीं उतना लंबा वीडियो बनाना। ठीक है, मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं यहाँ पे कोशिश ये करता हूँ कि 30 मिनट्स का हो, आधे घंटे का वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाए। चलो फिलहाल यहाँ पे वीडियो लंबा हो गया है, क्लियर करना काफ़ी ज़रूरी था। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।